हमने चैप्टर नंबर 12 दैट इज एटम, उसमें अपन ने जाना था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई थी। तो आज जो है वो चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ न्यूक्लियाई, तो उसमें अपन न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे कि वो न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है, उसमें क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या होता है, और फेनोमेनन लाइक रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, और फिशन और फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वन शॉट वीडियो होगा, बहुत ही जल्दी से इसको ख़त्म कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक सबसे पहली चीज़ जो है वो एटॉमिक मास यूनिट की आती है। तो एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक ऐसा यूनिट है जो एटम के मास को किसी भी एटम के मास को जानने के लिए बनाया गया है, और वो ये है कि भाई ये स्टैंडर्ड मतलब ऐसा बनाया गया है कि 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ द कार्बन, कार्बन का 1/12 भाग जो होगा उसको अपन 1 एटॉमिक यूनिट बोलेंगे। ठीक है, तो कार्बन का जो मास है वो इतना होता है, इसको डिवाइड बाई 12 किया तो ये आया इतना। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये मोस्टली जो है वो मल्टीपल ऑफ, सी देख, atomic mass of various element expressed in atomic mass unit U are closer to being integral multiple of mass of the hydrogen atom। ठीक है, सो ये जो है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, सो मतलब जैसे किसी का जो है वो नंबर कुछ भी, जैसे 16 है, ठीक है, ऑक्सीजन का है, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको ऑक्सीजन का जो है वो मास दे देगा। ठीक है, सो इसलिए मतलब ये स्टैंडर्ड बनाया गया बीइंग क्लोज टू देयरफॉर देर आर हाउएवर मैनी, कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन का जो है आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो 17 के हिसाब से उसका मास कितना होना चाहिए था, डबल, यानी कि 34। डबल क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन है और इतने के न्यूट्रॉन है, दोनों का सम होगा तो मास होगा। ठीक है, 34 होना चाहिए, लेकिन इसका मास 35.46 होता है। तो ये कुछ कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्टली जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है 8 एटॉमिक नंबर होता है, डबल करेंगे तो कितना होगा 16। सो ये किसके इक्वल होगा, इसके मल्टीपल के। ठीक है, सो ये चीज़ है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड बनाया गया। ठीक है, अब दूसरा चीज़ ये आता है कि आइसोटोप क्या होता है। ठीक है, तो आइसोटोप ऐसी चीज़ें होती हैं, तो एटॉमिक स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट डिफरिंग इन मास, अगर जो इनकी खोज की गई, आइसोटोप की खोज की गई, तो आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं कि एक ही एलिमेंट है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है जिसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, सो हाइड्रोजन के ही ये रूप होंगे जिसमें मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनका मास अलग अलग हुआ सबका। ठीक है, सो स्पीसीज तो सेम है, जैसे हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन होता है, फिर ड्यूट्रियम होता है, फिर ट्रीट्रियम होता है। ठीक है, सो इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन इनका मास अलग अलग है। ठीक है, सो द पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इज दैट ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में होता है वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन के चार्ज के कारण होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। अब प्रोटॉन कैरीड 1 यूनिट ऑफ फंडामेंटल चार्ज इज एंड इज स्टेबल। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर क्या होता है भाई, पहले मैंने खोज की कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया गया, प्रोटॉन पाया गया कि भाई इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये स्टेबल होता है। तो और चार्ज कितना होता है, प्लस ई के बराबर होता है। माइनस ई चार्ज आपको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस का, तो इसकी क्या होता है प्लस का, मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, सो इतना चार्ज होता है। नाउ एक चीज़ आ गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है कि भाई ये पाया गया पहले एक्सपेरिमेंट में कि जो न्यूक्लियस की खोज की गई उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पर। ठीक है, वो बहुत ही कम वॉल्यूम में इकट्ठा किया गया, उसमें न्यूक्लियस की खोज की गई, लेकिन ये देखा गया कि कोई भी एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो सपोज़ किसी के पास में जो है जेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, जेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाउ अगर उसको न्यूट्रल होना है तो उसके पास में सॉरी मतलब ये इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो जेड इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो अगर इसको एटम को न्यूट्रल होना है, ये जैसे एटम है इसमें माइनस जेड इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है तो माइनस जेड इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। तो अगर इसको न्यूट्रल होना है तो इसमें कितना चार्ज और होना चाहिए, प्लस जेड ई। तो ये प्लस जेड ई कहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। ठीक है, सो ये जो है वो आपका एटॉमिक नंबर, इस जेड को जो एटॉमिक नंबर बोला जाता है, और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये किस में हो गया, किसी न्यूट्रल एटम में। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर वेरी कर सकता है, कि जैसे कि एफ ई है, अब एफ ई +2 कर दोगे मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, लेकिन प्रोटॉन हटा सकते हो क्या, नहीं। तो हमने एटॉमिक नंबर को क्या बोला कि भाई इसको अपन ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सो आप याद रखना कि जेड मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो जेड इज इक्वल टू, ये देखो एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू वॉट, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नाउ आगे है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होगी, बस इसी से डिस्कवरी होगी कि भाई जैसे पाया गया कि भाई हाइड्रोजन का ही ले लिया एग्जांपल,
सो हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ठीक है, इन सब में प्रोटॉन कितना है, एक एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना है, एक एक, -1 -1 -1, तो चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन सबका मास अलग अलग आ रहा है। तो मास अलग अलग कैसे आ रहा है भाई, जैसे इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है, तो ऐसा क्यों आ रहा है, तो ऐसा इसलिए आ रहा है कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम है, ठीक है, लेकिन मास अलग अलग है, इसका मतलब इसमें कुछ और पार्टिकल भी पाया जाता होगा जिसका चार्ज कुछ भी नहीं है, क्योंकि चार्ज के तीनों में चार्ज न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। सो ऐसा पार्टिकल पाया जा रहा है जिसमें चार्ज कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसलिए इस कारण न्यूट्रॉन की खोज की गई, ठीक है, सॉरी, हाँ, न्यूट्रॉन की खोज इस कारण हुई कि मास अलग अलग है, तो बाद में पता चला कि हाँ इसमें कुछ कुछ जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ ऐसा चार्ज होता है जिसमें कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं होता, और उस पार्टिकल को हम बोलेंगे न्यूट्रॉन, ठीक है। सो दिस इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। Masses of nuclei of hydrogen, deuterium and tritium are in ratio 1:3, but all three isotope of hydrogen, मतलब तीनों हाइड्रोजन के हैं तो तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, लेकिन तीनों का मास इक्वल नहीं है, इसलिए ये पता लगा कि कोई ना कोई न्यूट्रल एटम है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ईच एटम, दे दैट्स वाई मास, देन वाई मास इज डिफरेंट, मास डिफरेंट क्यों है, दिस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल इन द एटम एंड डिस्कवर्ड एज न्यूट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से किसकी खोज की भाई, न्यूट्रॉन की खोज हुई, ठीक है। इन 1932 जेम्स चैडविक हु ऑब्जर्व एमिशन ऑफ न्यूट्रल रेडिएशन व्हेन बेरिलियम न्यूक्लियाई वर बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। कैसे खोज हुई थी भाई, उसने कैसे कंफर्म किया, बेरिलियम के न्यूक्लियाई पे किसका बम्बार्डमेंट किया, अल्फा पार्टिकल का, तो उसको क्या एमिशन मिला, न्यूट्रॉन का, न्यूट्रल रेडिएशन का एमिशन मिला, जो क्या थे, न्यूट्रॉन थे। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की खोज की गई। फ्री न्यूट्रॉन अनलाइक फ्री प्रोटॉन इज स्टेबल, इट्स, ठीक है, स्टेबल होता है फ्री न्यूट्रॉन, सॉरी फ्री प्रोटॉन की जैसे क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं ये, ठीक है। इट डिकेज इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये जब न्यूट्रॉन टूटता है तो क्या क्या बनता है, ये स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, अगर बाहर निकालोगे तो ये अनस्टेबल होता है, ये टूटेगा तो प्रोटॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा और एंटी न्यूट्रिनो बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ जेड क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। एन किसको बोलते हैं, न्यूट्रॉन नंबर, जितने न्यूट्रॉन है उतने नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर एक होता है मास नंबर, भाई ये अपना न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और एन क्या है, कैपिटल एन लिख देता हूँ, कैपिटल एन क्या है, न्यूट्रॉन, तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, जेड प्लस एन, ठीक है, यही तो होगा, तो इसको बोला जाता है ए, दैट इज मास नंबर। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का सम इसको बोलते हैं मास नंबर, याद रखना, काम आएगा आगे, देखो अभी आगे न्यूक्लियाई वन ऑल्सो यूज द टर्म न्यूक्लियॉन्स फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो इसलिए इसको दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है कि न्यूक्लियस के पार्ट है, ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स। दस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू मास नंबर ए, बराबर है, ये दोनों का सम ये होता है, तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या है, ए है। न्यूक्लियर स्पीसीज और न्यूक्लियाइड्स आर शोन बाय, तो ऐसे लिखा जाता है इसको, कोई भी एलिमेंट ऐसे होता है जैसे एक्स एलिमेंट है, तो ऊपर लिखा जाता है मास नंबर और नीचे लिखा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ऐसे कोई लिखा मिले Fe2652 इस टाइप का, तो आप क्या बोलोगे, भाई आयरन है, Fe इसका सिंबल है, और 26 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, या फिर इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये क्या है, एटम नंबर, क्या बोलते हैं इसको, मास नंबर। सो तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें कितने न्यूट्रॉन है, तो आप क्या बोलोगे, 52 - 26 करोगे, मतलब 26 क्या है, इसमें न्यूट्रॉन है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे ये है ना, तो 97 क्या है, न्यूक्लियॉन्स है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है, और 79 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो 118 इसमें क्या बच गए, न्यूट्रॉन बच गए, ठीक है। नाउ the nuclei of isotope of a given element contain same number of proton but different number differ from each other in their number of neutron। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जैसे हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम में क्या था डिफरेंस, कि उसमें प्रोटॉन सेम थे, इलेक्ट्रॉन सेम थे, लेकिन क्या अलग था, न्यूट्रॉन अलग था। इसके कारण क्या हुआ, उनका मास सबका अलग अलग पड़ गया, ठीक है। मास क्या था, 1 2 3 मास था, लेकिन प्रोटॉन तो सब में एक 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 था, तो क्या अलग हुआ, इसमें एक न्यूट्रॉन आ गया, इसमें 2 न्यूट्रॉन आ गए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सब में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है।
ऑल न्यूक्लियोटाइड्स विथ सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार, ठीक है। विथ सेम मास नंबर, अगर सेम मास नंबर है तो उनको क्या बोला जाता है, आइसोबार बोला जाता है। अगर ए की वैल्यू सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम है वो इक्वल है, तो ऐसे दो न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे, आइसोबार, ठीक है। आइसोबार मतलब बार मास, ठीक है। सो मास सेम होगा। अगर न्यूट्रॉन सेम है तो उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। ये वो आ गया एग्जाम में कि आइसोबार क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है। सो न्यूक्लियोटाइड विथ सेम न्यूट्रॉन नंबर n बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर z, ठीक है। n सेम होगा लेकिन z डिफरेंट होगा, ठीक है। आइसोटॉप में क्या होता है, आइसोटॉप में होता है कि उनका मटेरियल सेम रहता है और एटॉमिक जो अपना मास रहता है वो अलग अलग रहता है, ठीक है। एटॉमिक मास या मास नंबर अलग अलग होता है, लेकिन आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है, और आइसोटोन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब ये एग्जाम में साइज ऑफ द न्यूट्रॉन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि साइज ऑफ द न्यूट्रॉन को कैसे एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुने। तो अपन ने लास्ट टाइम क्या देखा था चैप्टर में, कि देखा था कि भाई रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल डाले और अल्फा पार्टिकल डालने के कारण उसको न्यूक्लियस का साइज मिल गया। वो कितना था, अप्रॉक्स 10⁻⁻15, ठीक है, इतना साइज इसको मिला था। अब क्या हो रहा था कि जो अल्फा पार्टिकल डाले थे वो बहुत बहुत बड़े होते हैं। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, हीलियम, ठीक है। सो हीलियम में ऑलरेडी 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इस टाइप से, तो उसका साइज़ ऑलरेडी बड़ा रहता है और काफ़ी इलेक्ट्रॉन वगैरह भी रहते हैं जो भी है। सो जो अल्फा पार्टिकल रहता है उसको डाला गया था, उसका साइज़ ऑलरेडी बड़ा था। तो सपोज आप न्यूक्लियस इतना बड़ा है तो जो जितना रिपल्शन ज़्यादा होगा, इसमें +2 है, इसमें कुछ जिस भी एटम का, जैसे गोल्ड का तो +79 प्रोटॉन है, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इसके ज़्यादा पास नहीं जा पाएगा। तो उसने इसका साइज़ कैसे निकाला था कि भाई ये कितना पास गया, तो जितना पास गया देखा कि हाँ भाई इतना साइज़ तो होगा, उसके अंदर तो नहीं घुसा होगा, पास जाके ऐसे निकल गया, तो उसके हिसाब से साइज़ निकाला। लेकिन बाद में क्या किया गया, ज़्यादा एक्यूरेटली निकालने के लिए इसकी बजाय अल्फा पार्टिकल की बजाय इलेक्ट्रॉन को उगाया गया। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन एकदम पास में आया और फिर चला गया, तो इसकी जो साइज़ है वो क्या होगी, एक्यूरेटली डिसाइड की गई, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई एक्सपेरिमेंटली कैसे साइज डिसाइड किया गया, तो बोलेंगे कि पहले अल्फा पार्टिकल से रदरफोर्ड साहब ने किया था, लेकिन एक्यूरेटली डिसाइड करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम को जो है वो बम्बार्ड करवाया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रदरफोर्ड कॉल्ड फॉर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फॉर गिव अप्रॉक्स साइज ऑफ द न्यूक्लियस बेस्ड ऑन कूलम्स रिपल्सन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। नाउ साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वेरियस एलिमेंट हैव बीन एक्यूरेटली मेजर्ड बाय बॉम्बार्डिंग फास्ट इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड वेरियस एलिमेंट, ठीक है। तो क्या किया गया, फास्ट इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए गए इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो साइज कितना आया एक्सपेरिमेंटली, इट हैज़ बीन फाउंड दैट न्यूक्लियस ऑफ मास ए हैज़ अ रेडियस, कितना रेडियस पाया गया इसका, इतना R=R0A1/3, ठीक है, इतना रेडियस इसका पाया गया। सो R0 की वैल्यू क्या है, 1.22 10⁻15, याद कर सकते हो, मतलब 1.2 फर्मी, 10⁻15 को फर्मी बोला जाता है, 1 फर्मी इतना होता है। दिस मीन्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ प्रोपोर्शनल टू R3 इज़ प्रोपोर्शनल टू A। अगर आप इसको क्यूब करो दोनों साइड, अगर आप दोनों इसको क्यूब करोगे दोनों साइड, तो आपके पास क्या मिलेगा, R³ = R0³ एंड ए, ठीक है। सो यहाँ से क्या पता लगा, ये R³ मतलब क्या होता है, अगर आप 4/3 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई भी करते हो 4/3 से, तो ये पूरा चीज़ क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, ए के प्रोपोर्शनल। R0 कांस्टेंट है और 4/3 कांस्टेंट है, सो दिस वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि दिस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ प्रोपोर्शनल टू R³ इज़ प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। तो ये R³ है, R³ किसके प्रोपोर्शनल है, ए के प्रोपोर्शनल है। For all nuclei proportional to A, thus density of nucleus is constant independent of A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोला जाता है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट ऑफ A कैसे होता है। सो डेंसिटी क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो इसका सपोज मास m है, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, वो भी A के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मास क्या होता है, मास नंबर, मतलब इसको भी A लिख सकता हूँ, मास, ठीक है। ए से कट जाएगा तो कुछ जो बचेगा वो क्या आएगा, ए से इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है। तो इसका जो डेंसिटी होता है ए से इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप कार्बन का न्यूक्लियस ले लो, आप हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ले लो, आप गोल्ड का न्यूक्लियस ले लो, आप यूरेनियम का न्यूक्लियस ले लो, आप किसी का भी न्यूक्लियस ले लो, ठीक है, लेकिन उसका जो डेंसिटी है भाई, उसका डेंसिटी क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा, ठीक है। मतलब उसका जो कंपोजिशन अंदर का है उसका डेंसिटी सेम रहेगा, ठीक है। डेंसिटी सेम रहने का मतलब ये हो गया
ठीक है। इसका मतलब ये दे आर नथिंग बट, अगर मैं पानी की बूंदे करूँ तो एक बूंद इतनी, फिर बूंद इतनी, फिर बूंद इतनी, लेकिन अंदर जो है वो सब पानी है और उसका डेंसिटी सब सेम ही है। ऐसा नहीं कि कोई तेल की बूंद है, क्योंकि अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग वो हो जाएगा, फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन सबका डेंसिटी एकदम सेम रहता है। ठीक है। सो यही जो है वो इससे पता लगता है। सो ये एग्जाम में आ चुका है, प्रूव दैट ए मास नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, डेंसिटी। सो इसको आप आराम से इस तरीके से प्रूव करेंगे। हम आगे भी जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, तो हम उसमें सॉल्व करके देखेंगे पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले वीडियो में। ठीक है। नाउ देखो, फॉर न्यूक्लियाई, डिफरेंट न्यूक्लियाई आर लाइक अ ड्रॉप और लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी। मैंने जैसे बताया पानी की बूंद, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज अप्रोक्सीमेटली इतना डेंसिटी होता है। दिस डेंसिटी इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू ऑर्डिनरी मैटर। भाई इसका डेंसिटी देखो कितना होता है, पानी का डेंसिटी कितना होता है 10⁻3, लेकिन न्यूक्लियस का डेंसिटी कितना है 10⁻, अप्रोक्सीमेटली 17। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है। तो अपन को समझ में आ जाता है कि न्यूक्लियस कितना होता है, इतना सा होता है। लेकिन पानी में तो एटम होता है ना, पानी में न्यूक्लियस तो मतलब एटम के अंदर होते हैं, लेकिन अपन को ऊपर के क्या दिखते हैं, एटम दिखते हैं। तो एटम का तो मोस्टली पार्ट खाली होता है, 10⁵ जो पार्ट रहता है वो तो खाली रहता है। तो इसलिए ऑब्वियसली इसका डेंसिटी कम ही होना है, इसका डेंसिटी ज़्यादा ही होना है। अगर आप सीधे सीधे न्यूक्लियस इकट्ठे कर लोगे तो इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10⁻17। और आप एटम इकट्ठा करोगे तो 10⁻3 हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एटम का पार्ट रहता है क्या होता है, खाली रहता है, इसलिए। ठीक है। तो यहीं आगे लिखा हुआ है आगे कि भाई दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल, समझ में आता है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ठीक है। अब मास और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आइंस्टीन साहब आए थे, उन्होंने ये बोला था कि मास और एनर्जी अलग नहीं है। अगर आप किसी मास के टुकड़े को, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से फेंकते हो तो वो भी किस में, एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब मास और एनर्जी का इंटर कन्वर्टेबल है, तो उसका उन्होंने फार्मूला दे दिया। ठीक है। तो आइंस्टीन गेव द फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, मास इंटू सी स्क्वायर। सी इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट, विच इज व्हाट 8 इंटू 3 इंटू 10⁸ ठीक है, मीटर पर सेकेंड। सो ये पाया गया। अब एक चीज़ और पाएगी, देखो अपन को क्या पता लगा कि कोई भी न्यूक्लियस होता है उसमें, अभी तक एक चीज़ समझ में आई कि न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो सपोज इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसका मास होगा वो कितना होगा, मास नंबर बताओ, 8 + 8 यानी कि 16 होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मास कितना होगा, 16 होगा। मतलब जितना इसका जो मास ऑफ द प्रोटॉन है और मास ऑफ द न्यूट्रॉन है उसको मैं ऐड कर दूँ तो कुछ आएगा। ठीक है। लेकिन इसका जो एक्चुअल मास आया वो थोड़ा सा कम आया, 15.9 आया। ठीक है। सो इसके जो कंस्टिट्यूएंट है, कंस्टिट्यूएंट मतलब किससे मिलके बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, उसका मास ज़्यादा है और एक्चुअल मास कम है। ठीक है। तो इस डिफरेंस को बोला जाता है मास डिफेक्ट। क्या बोला जाता है, मास डिफेक्ट। द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो मास है मतलब 15.9, एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट को मतलब जो जिससे बना हुआ उससे उसको मैंने ऐड किया तो उसका मास 16 आ रहा है। तो इस डिफरेंस को क्या बोला जाता है, मास डिफेक्ट हो गया। मास का डिफेक्ट हो गया। आइडियली तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए था कि दो पार्टिकल मिलके अगर बना रहे हैं, भाई आप 5 किलो और 5 किलो ऐड करोगे तो आपको 10 किलो तो मिलना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, आप 5 किलो के प्रोटॉन और 5 किलो के न्यूट्रॉन ऐड करोगे तो आपको कुछ 9.9 मिल रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ को बोला जाता है मास डिफेक्ट। ये एटॉमिक लेवल पे होता है, बहुत ही छोटा सा चीज़ है। ठीक है। सो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ऑलरेडी कि भाई व्हाट इज़ मास डिफेक्ट एंड हाउ डज इट अफेक्ट द न्यूक्लियस। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। सो ये इसकी डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी, डिफरेंस ऑफ मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और इसका फार्मूला क्या होता है कि ये तो क्या है, प्रोटॉन आ गए, और न्यूट्रॉन का कैसे निकालते हैं, भाई मास नंबर में से प्रोटॉन को घटा दूंगा तो मेरा न्यूट्रॉन आ जाएगा। सो न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया एक तरीके से, माइनस एम, एम इज़ व्हाट, मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो वही है, ये इसके कंस्टिट्यूएंट हो गए और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो कंस्टिट्यूएंट में से न्यूक्लियस घटाएंगे तो जो मास आएगा उसको बोला जाता है मास डिफेक्ट। अब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ आता है कि जो न्यूक्लियस है अगर मुझे तोड़ के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग करने हैं तो जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। मतलब ये मास डिफेक्ट उस रोल में आ जाएगा। ठीक है। तो जितना मास डिफेक्ट का हुआ है उतना इंटू सी स्क्वायर करोगे तो उतनी एनर्जी आपको इसको तोड़ने में चाहिए होगी। तोड़ने में मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहाँ से अलग करने में आएगी, और इसी को आगे कॉन्सेप्ट आपका बनता है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है कि भाई क्या है कि
सपोज मेरा ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम में क्या है, आपको पता है कि भाई 5 प्रोटॉन है और 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो मेरे पास ऑक्सीजन एटम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको मिलाऊंगा तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये की एनर्जी मेरे को वापस देनी पड़ेगी, एनर्जी बैलेंस तो करनी पड़ेगी। जब मिलेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब मैं इसको तोड़ना चाहूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि ये एनर्जी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। सो जो एनर्जी निकलेगी और जो देनी पड़ेगी वो तो बराबर होगी, तो उस एनर्जी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, बाइंडिंग एनर्जी। तो देखो क्या होता है, इसका डेफिनेशन आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। इफ़ देखो ये क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसमें मोस्टली सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, तो थोड़ा इस पर ध्यान देना। सो इफ़ अ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, भाई कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पास में लाया जाए न्यूक्लियस बनाने के लिए, ऑफ अ सर्टेन चार्ज एंड मास, एंड एनर्जी ई बी विल बी रिलीज, ई बी जो है वो रिलीज होगी इस प्रोसेस में, और ई बी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बाइंड करने की एनर्जी, मिलाने की एनर्जी। तो भाई जितनी मिलाने की एनर्जी है उतनी की एनर्जी जब अलग करने जाएंगे तो उतनी की एनर्जी अपन को वापस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। सो if we separate a nucleus into nucleons we would have to supply a total energy equal to the binding energy। सिंपल है, जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना एनर्जी उसको तोड़ने में देना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं ई बी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। समझ में आ गया। नाउ अपन जो बात करते हैं वो करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी तो है, लेकिन कितने, 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। सो ये हो गया ई बी बाय 16, ऑक्सीजन की बात करें तो ये आपका हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब पर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही अलग हो सकते हैं उसमें से, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब होता है विच इज़ द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ई बी ऑफ न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब ए मतलब मास नंबर, ठीक है, जेड प्लस पी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियस नीडेड टू सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियन। समझ में आ गया। इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन, जैसे कि कुछ 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है। अब मेरे को एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी रिलीज हुई थी डिवाइडेड बाय कितने न्यूक्लियंस है, 16 न्यूक्लियंस है, तो इतने एक को चाहिए होगी। समझ रहे हो ना, बांट दिया मतलब। सो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्राफ भी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत चांस है कि इस बार भी पूछा जाएगा। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सो ये ग्राफ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो। एक ग्राफ बहुत बार पूछा जाता है। तो इस ग्राफ में देखने लायक चीज़ ये है कि एटॉमिक मास इधर बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जो मोस्ट ऑफ द एटम है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ रही है, लगभग 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कितनी आ रही है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबसे ज़्यादा किसकी है, Fe आयरन की, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है। और दूसरा देखने वाली बात क्या है इसमें बताओ, दूसरा देखने वाली बात ये है कि यहाँ इस रेंज में ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। और उसके बाद 200 तक तो कांस्टेंट है लगभग, उसके बाद थोड़ी गिर रही है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो ये लगभग 30 मान लो, तो 30 के बाद कांस्टेंट है और 30 से पहले जो है वो थोड़ी कम है, ठीक है। सो इसके ये जो ग्राफ है इससे मैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो। क्या कंक्लूजन है, पहला, द बाइंडिंग एनर्जी, इस ग्राफ को बोलते क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, ठीक है। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पे मास नंबर। सो इससे क्या पता लगेगा भाई, इधर से मास नंबर बढ़ रहा है मतलब बड़े बड़े एटम आते जा रहे हैं, मास नंबर बढ़ रहा है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो वो इधर ऐसे बढ़ेंगे। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, मतलब कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी उनसे निकालने के लिए। तो मैंने अभी भी बताया कि जो एटम का जो न्यूक्लियस का डेंसिटी होता है वो लगभग इंडिपेंडेंट ऑफ ए होता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट रहता तो मतलब आप कितना ही बड़ा वो न्यूक्लियस ले आओ, जितना एनर्जी निकालना पड़ेगा वो सब में से निकालना पड़ेगा। मतलब एक एक प्रोटॉन जितना यहाँ से निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी उतना यहाँ से, उतना यहाँ से, उतना यहाँ से, ठीक है। तो लगभग ये एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये कौन सी एनर्जी है कि भाई एक प्रोटॉन निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, दैट इज़ वॉट बाइंडिंग एनर्जी ना। सो ये वो है।
नाउ देखो इसमें से क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ई इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट है, दैट इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मिडल मास नंबर। 30 से 170 के बीच में देखा जाए तो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी लगभग लगभग कांस्टेंट है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ई बी एन इज लोअर फॉर बोथ लाइटर न्यूक्लियाई, मतलब जो 30 से कम है मतलब लाइटर न्यूक्लियाई, और हैवी न्यूक्लियाई मतलब 170 से ज़्यादा है। ठीक है, सो 170 से ज़्यादा है उसके लिए, और जो 30 से कम है उसके लिए क्या है तेरा ई बी क्या है, लोअर है, कम है। ठीक है, सो ये दो ऑब्जर्वेशन है। अब इससे अपन कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं, तो कंक्लूजन क्या निकालेंगे, देखो द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो इनके जो न्यूक्लियन के आपस में जो फोर्स होता है, मतलब न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर, वो किस रेंज का होता है, किस मैग्नीट्यूड का होता है, लगभग लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, इतनी बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस करता है। द फोर्स इज अट्रैक्टिव, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करके रखता है, एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि 8 मेगावाट इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दूसरा, द कांस्टेंट जो है ऑफ बाइंडिंग एनर्जी 30 से 170 के बीच में कांस्टेंट है, इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट न्यूक्लियस फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियस फोर्स जो है कैसा, शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम रेंज पे काम करता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी दैट ए गिवन न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस ओनली न्यूक्लियस क्लोज टू इट्स ऑल्सो रेफर टू एज सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस फोर्सेज। इसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रॉपर्टी। अब होता क्या है कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, अब यही होते हैं, यही चीज़ें होती है उसमें तो, न्यूक्लियस में तो। ठीक है, बहुत सारे प्रोटॉन बहुत सारे न्यूट्रॉन, तो इनके बीच में आपस में क्या अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन रहता है, और इस आपस में अट्रैक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स। अब ये न्यूक्लियर फोर्स की क्या है, शॉर्ट रेंज होती है, मतलब सपोज ये 10⁻⁸ फर्मी, या मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस, सपोज इसका जो है इसका इन्फ्लुएंस यहीं तक है, इससे आगे नहीं है। ठीक है, तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स है तो आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ न्यूट्रॉन है यहाँ न्यूट्रॉन है, इसको कितना ही बड़ा बना दो, कितना ही छोटा बना दो न्यूक्लियस को, या कितना ही बड़ा बना दो, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, इतना छोटा है और इतना बड़ा है, लेकिन मेरा फोर्स तो इतना 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 ऐसे ही हो रहा है। तो आप कितना ही बड़ा न्यूक्लियस बना दो, उससे तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना, मेरा फोर्स है वहीं शॉर्ट रेंज है। ठीक है, तो आप कितना ही ऐड करते जाओ तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला मेरे न्यूक्लियस पे नहीं है, और मेरा जो बाइंडिंग एनर्जी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो देखो कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इस क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब इसकी पकड़ जो है वो जस्ट इसके नेबरिंग तक ही है। ठीक है, इसके नेबर के आगे को इसको पता ही नहीं है इसका क्या है क्या नहीं है, मतलब उसका वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए आप उसके नेबर के आगे हो कि उसके नेबर के आगे हो, नेबर 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 कितने, उससे वो मतलब ही नहीं है ना, वो तो वहाँ तक जा ही नहीं पा रहा है, उस खाली नेबर को पकड़ के रख रहा है, उसके आगे क्या है क्या नहीं है उसको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, और उसका नेबर उसके नेबर को, उसका नेबर उसके नेबर को ऐसे ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं। सो ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। कॉन्सिक्वेंस फैक्ट दैट न्यूक्लियर जो ये बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट है, ये किसके कारण है कि भाई ये न्यूक्लियर फोर्स है, क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, और इस प्रॉपर्टी को जो है वो इन्फ्लुएंसेज ओनली ए न्यूक्लियस क्लोज टू इट, जो क्लोज नेबर होते हैं उन्हीं को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसको बोला जाता है सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। सैचुरेशन मतलब खत्म हो जाता है, कब खत्म हो जाता है, एक लिमिट के बाद, एक लिमिट के बाद खत्म हो गया। ठीक है, ये किसका, इस प्रोटॉन का, सपोज यहाँ पे एक प्रोटॉन है, इसका इसका कब खत्म होगा, ये खत्म होगा, इसका प्रोटॉन का आगे का। ठीक है, ऐसे ऐसे सब एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, ये चीज़ है। आप समझ लो कि जैसे आप लाइन में खड़े हो तो आप किसको पकड़ोगे, आपके आगे वाला बंदा है उसी को पकड़ पाओगे, पहले जो खड़ा बंदा है उसको तो नहीं पकड़ पाओगे ना, तो आपकी रेंज कितनी छोटी है, आप समझो, समझ गया ना, एकदम क्लियर कट। ठीक है, आप एक लाइन में खड़े हो, ऐसे आपकी लाइन है, ठीक है, तो आप किसको पकड़ोगे, आप इसको भी तो पकड़ोगे ना, आप इसको थोड़ी पकड़ पाओगे, आपकी तो रेंज यहीं खत्म हो गई, आपके हाथों की रेंज, इतने लंबे हाथ नहीं है कि आप यहाँ को पकड़ पाओ। बस न्यूक्लियर फोर्स के भी हाथ इतने ही लंबे आपके जितने, तो वो जैसे ये इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, ऐसे ऐसे लाइन जो है वो बनी रहेगी, बहुत स्ट्रांगली बनी रहेगी। ठीक है, नाउ सी थर्ड है कि वेरी हैवी न्यूक्लियस मतलब 240 से हैव लोअर बाइंडिंग एनर्जी, तो 240 वगैरह यहाँ पे आता है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी कम होती है पर न्यूक्लियस कंपेयर टू डेथ ऑफ द 120, जो 120 वाला है वो कम यहाँ पे रहेगा, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इफ़ न्यूक्लियस ऑफ 240 ब्रेक्स डाउन इंटू 120, ठीक है, अगर ये टूट गए, सपोज टूटता है न्यूक्लियस और 120 का दो पार्ट बनाता है, न्यूक्लियस गेट मोर टाइटली बाउंड। समझ में आ गया ना भाई, देखो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा,
मतलब उसको मुझे तोड़ने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि उसके जो न्यूक्लियन है वो बहुत टाइटली बाउंड है। कैसे बाउंड है? टाइटली बाउंड है, टाइटली एक दूसरे से पकड़े हुए हैं, तभी तो मुझे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसमें अब मैं बोलूँगी कि सबसे टाइटली किसके न्यूक्लियन पकड़े हुए हैं, मैं बोलूँगा कि आयरन के। ठीक है। सो जैसे इसमें कम है, यहाँ पे 240 में है, बाइंडिंग एनर्जी कम है, मतलब इसके जो न्यूक्लियंस है वो टाइटली पकड़े हुए नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं 120 की रेंज में आ जाओगे तो उसके न्यूक्लियंस क्या है, बहुत ही टाइटली पकड़े हुए हैं। ठीक है। तो टाइटली पकड़े हुए हैं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से ये बनाता हूँ, मतलब कम टाइटली से ज़्यादा टाइटली पकड़े हुए हैं, सो क्या होगा, मेरा एनर्जी रिलीज़ होगा। एक तरीके से क्या हो गया, जैसे मेरे को न्यूक्लियन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 8 प्रोटॉन लाऊंगा, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन लाऊंगा, दोनों को यहाँ से जोड़ूंगा। पहले कुछ नहीं थे, बाद में इसके अंदर आए तो एक दूसरे को पकड़ के कस के पकड़ने रह गए, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। सिमिलरली यही है, जब आप कम बाइंडिंग एनर्जी, ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी जो है उसमें जा रहे हो, तो आपको क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। सिंपल सी बात समझो तो आप इसको तोड़ने में जो है आपको देखो, इसको तोड़ने में आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो भाई ज़्यादा एनर्जी यहाँ लगानी पड़ेगी, तो जब बनेगा तो एनर्जी भी तो इतनी कितनी रिलीज होगी ना। जितना एनर्जी लगाओगे उतना एनर्जी रिलीज होगा, सिंपल है। बनाने में आपने जितना एनर्जी लगाया है उतना का उतना एनर्जी आपको तोड़ने में भी लगाना है। तो इसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब इसको बनने में भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब इसको बनने में भी एनर्जी कम रिलीज हुआ होगा। सो यहाँ से यहाँ अगर जाते हैं तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। सपोज ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हुआ है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे सपोज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हुआ है। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है, 3 का। तो अगर मैं ये से ये बनेगा तो मेरा 3 एक्स्ट्रा रिलीज होगा। ठीक है। सो ये चीज़ है, इसलिए क्या होता है, ये टूट टूट के ये बनते रहते हैं, इनके स्टेबल फॉर्म में आते रहते हैं, ये इनकी स्टेबल फॉर्म है। सो अ वेरी हेवी न्यूक्लियस 240 हैज़ लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपेयर टू द न्यूक्लियस ऑफ 120। Thus, if nucleus of 240 breaks into 120 nucleus, nucleons get more tightly bound, बिल्कुल ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाएंगे 120 के। दिस इम्प्लाइज एनर्जी वुड बी रिलीज इन प्रोसेस, इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। आप एक चीज़ ध्यान रखो, जहाँ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, कम से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कम से ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, सिंपल। वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊँगा उसको। सो ये इस प्रोसेस को क्या होता है, ये टूट रहा है, पहले एक बड़ा था, फिर इसके बाद में छोटे छोटे बन गए। ये 240 का था, ये 120 और 120 बन गए, ये मोर टाइटली बाउंड, एनर्जी क्या हो गया, रिलीज हो गया। ठीक, इस प्रोसेस को बोला जाता है फिशन। क्या बोला जाता है, फिशन। गेट्स मोर टाइटली बाउंड, दिस इम्प्लाइज वुड बी रिलीज इन द प्रोसेस, इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, इट्स कॉल्ड फिशन। ठीक है। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस आपका है फ्यूजन का, मतलब जोड़ते हैं। देखो क्या है, कंसिडर 2 वेरी लाइट न्यूक्लियाई लेस देन 10। ठीक है, वेरी हैवी देख रहे थे, अभी लाइट देखो, जॉइनिंग टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियस। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ध्यान से, देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ से यहाँ आ रहे थे तब भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रहा था, और मैं अगर लाइटर से वापस हैवियर में जाता हूँ तो भी मेरा बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब एनर्जी यहाँ पे भी क्या होगा, रिलीज होगा, यहाँ पे भी रिलीज होगा, यहाँ पे भी रिलीज होगा। ठीक है। सो कंसिडर 2 वेरी लाइट न्यूक्लियाई एंड जॉइनिंग टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई बनेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ऑफ फ्यूज्ड हैवियर न्यूक्लियाई इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लाइटर न्यूक्लियाई। लाइटर न्यूक्लियाई के पास बाइंडिंग एनर्जी कम है, हैवियर न्यूक्लियाई जो बनेगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा में जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। सो फ्यूज़ होने से मतलब दो जुड़ गए और तीसरा बना, और बना उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, लाइटर न्यूक्लियाई है, लाइटर न्यूक्लियाई से हैवियर न्यूक्लियाई बन रहा है, तो मतलब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी रिलीज होगा। So this means the final system is more tightly bound, again more tightly bound है than the initial system, again the energy would be released, such process is called fusion. This is the energy source of sun में ऐसे ही हो रहा है, बहुत सारे हाइड्रोजन मिल रहे हैं और हीलियम बना रहे हैं, और बना के क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में एक और क्वेश्चन बनता है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे लिथियम है। हीलियम को देखोगे तो यहाँ पे एकदम शार्पली शूट कर रहा है, ठीक है, शार्पली शूट कर रहा है, तो इसका बोलेगा कि हीलियम शार्पली शूट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको जवाब में ये लिखना है कि इसके अड़ोसी पड़ोसी जो है, इसके जो नेबर्स है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या इससे कम है, तो इससे कम है बाइंडिंग एनर्जी, तो इसके जो न्यूक्लियंस होंगे वो लेस टाइटली बाउंड होंगे, ठीक है, इसकी न्यूक्लियंस क्या होंगे, मोर टाइटली बाउंड होंगे, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल
एंड मोर टाइटली बाउंड इसके जो है वो न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, ये जवाब इसको आपको देना है। देखो मैंने जो आपको भी बताया वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ़ इनिशियल न्यूक्लियन हैव लो बाइंडिंग एनर्जी, लो बाइंडिंग एनर्जी लेटर प्रोडक्ट फिशन से हो कि फ्यूजन से हो, हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी, लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में जाएगा, हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी विल बी रिलीज इन द प्रोसेस। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ था, पढ़िएगा इसको। फिर न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है और उसकी क्या क्या फीचर्स है तो वो देखो। तो अभी अपन ने क्या देखा कि न्यूक्लियस के अंदर आपके बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर अपन को पता पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये तो एक दूसरे से रिपेल करता है, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। तो अगर रिपेल करता है तो इसके अंदर कैसे रह पा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे रह पा रहे हैं, तो हमें क्या है, इसे ऐसा फोर्स चाहिए जो इन दोनों को टाइटली बाउंड पकड़े और इस फोर्स के रिपल्सन से अफेक्ट भी ना हो। इसका मतलब ये है कि जो इसको टाइटली पकड़े हुए वो कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है। एंड न्यूक्लियर फोर्स किससे बड़ा है, कूलम फोर्स है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो रिपल्सन फोर्स है, तभी तो रिपेल नहीं हो रहा है ना, अदरवाइज तो पास में आते ही नहीं। ठीक है, सो न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस और द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये किससे ज़्यादा बड़ा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी बड़ा होता है। The nuclear binding force has to dominate over the Coulomb repulsive force between the proton inside the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है उनमें आपस में रिपल्शन होता है, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो मतलब स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी तो पकड़ के रख पाएगा। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, किससे किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से और कूलम फोर्स से। नाउ nuclear force between two nucleons falls rapidly to zero as their distance is more than a few fermi meters। ठीक है, सो जो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन, भाई क्या है, अपन ने क्या बोला कि इसकी जो रेंज होती है आपके हाथों जितनी है, बहुत ही शॉर्ट रेंज है। अगर ये इससे बाहर चला गया तो फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एक तरीके से। इसमें फिर तो कूलम फोर्स आ जाएगा, कूलम फोर्स मतलब रिपेल करने लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा पास में है ना, तो भी एकदम चिपके हुए, तो भी इसमें मतलब वो फोर्स का वो रहता है कि नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है, देखो ये कर्व प्लॉट किया गया है पोटेंशियल एनर्जी एंड रेडियस के बीच में। तो ये जो है आर नॉट डिस्टेंस, ये कुछ 0.8 फर्मी है। ठीक है, 0.8। सो 0.8 से पहले क्या हो रहा है भाई, 0.8 इतना कम डिस्टेंस है, इतना कम डिस्टेंस है, 10⁻⁻15, 0.8 × 10⁻⁻15, ये इतना कम डिस्टेंस है कि अगर इससे पहले आएगा तो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, मतलब नहीं होगा इनका कामकाज। और अगर आप, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, शार्पली डाउन हो रही है। लेकिन अगर आप 0.8 से कुछ आगे जाते हैं तो इन्हें क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियस एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। ठीक है, आर इनके बीच की दूरी है, दो प्रोटॉन के बीच की दूरी, सेपरेशन, फॉर अ सेपरेशन ग्रेटर देन आर नॉट से ज़्यादा द फोर्स इज अट्रैक्टिव। आर नॉट से ज़्यादा क्या, फोर्स अट्रैक्टिव है। फॉर सेपरेशन लेस देन आर नॉट मतलब इधर यहाँ पे क्या है, द फोर्स इज स्ट्रांगली रिपल्सिव। ठीक है, उससे पहले क्या होता है, रिपल्सन होता है और उसके बाद में अट्रैक्शन चालू होता है। इसका मतलब इसकी कोई ज़्यादा रेंज तो मैंने आपके हाथ की बता दी कि भाई आपके हाथ इतने लंबे नहीं हो सकते, लेकिन इसकी कम रेंज भी है, मतलब एकदम बहुत पास लाओगे तो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ऐसा ही कर्व अपन को बताता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियन फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज द डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू फर्मीमीटर। ठीक है, सो अगर बहुत ही कम फर्मीमीटर है तो उसका जो फोर्स है वो रैपिडली जीरो होता है। दिस लीड्स टू द सैचुरेशन फोर्स इन अ मीडियम और लार्ज साइज न्यूक्लियस विच इज रीजन फॉर कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। ठीक है, सो वही मतलब कॉन्स्टेंसी क्यों होती है, क्योंकि उसका शॉर्ट रेंज होता है और एक रेंज के बाद वो जो है वो उसका कंट्रोल ही नहीं रहता है। भाई आपका कंट्रोल तो आपके आगे वाले को पकड़ना है ना। अब लाइन 200 किलोमीटर भी लंबी है तो आप क्या ही कर सकते हो, कोई कंट्रोल ही नहीं है आपका तो। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट आर नॉट, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, ऑफ अराउंड 0.8 फर्मी। दिस मीन्स द फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंस लार्जर देन, ये इससे आगे क्या है अट्रैक्शन, इससे आगे क्या है रिपल्शन। ये ग्राफ आ चुका है एग्जाम में। बोलता है कि सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगा, तो 0.8 में होगा। और बोलता है कि अट्रैक्शन कहाँ होगा, रिपल्शन कहाँ होगा, तो 0.8 से आगे अट्रैक्शन होगा, 0.8 से कम क्या होगा, रिपल्शन होगा। इफ़ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लेस देन 0.8 तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, तीसरा इसका क्या खास बात है कि ये जो है वो क्या होता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच हो, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच हो, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच हो, सबका फोर्स सेम होता है। ठीक है,
द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये होगी न्यूक्लियर फोर्स की सारी बातें। नाउ अपन चलते हैं रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है भाई, कुछ कुछ जो एटम होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, कुछ न्यूक्लियस, ठीक है। सो वो डीके के अंडर का होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो क्या होता है, डीके होता है, मतलब वो टूट टूट के दूसरे बनते हैं और कुछ कुछ उनमें पार्टिकल रिलीज होते हैं, तो उसको बोला जाता है रेडियो एक्टिव डीके। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम टूट के कुछ बेरिलियम बन गया या जो है वो थोरियम बन गया, ऐसा कुछ कुछ बन गया। सो उसको बोलते हैं डीके। डीके मतलब टूटना, ठीक है। सो न्यूक्लियर फेनोमिना इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगो डीके, इसको बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। अनस्टेबल न्यूक्लियस रहेगा वो क्या जाएगा, डीके में जाएगा। 3 टाइप के डीके होते हैं, 3 टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके होते हैं। अल्फा पार्टिकल डीके होता है, अल्फा पार्टिकल निकालता है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। फिर बीटा पार्टिकल निकलता है इन विच इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस ई, पॉजिट्रॉन मतलब प्लस ई। सेम सेम पार्टिकल होता है, सेम मास होता है, बस माइनस ई से प्लस ई हो जाता है, ठीक है। पार्टिकल विथ सेम मास इज इलेक्ट्रॉन बट चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आर इमिटेड, ये निकलता है इसमें से। गामा रे में क्या निकलता है, वेरी हाई एनर्जी फोटोन, इसमें बहुत हाई एनर्जी के फोटोन निकलते हैं, ठीक है। आगे न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, देखो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये। इफ़ न्यूक्लियस विथ लेस बाइंडिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूक्लियस ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी, कम एनर्जी से लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाता है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। बाइंडिंग एनर्जी लो से हाई में जाता है तो देयर विल बी अ नेट एनर्जी रिलीज। दिस इज वॉट हैपन व्हेन हैवी न्यूक्लियस डीके इनटू 2 और मोर इंटरमीडिएट मास फ्रेगमेंट और व्हेन लाइटर न्यूक्लियस फ्यूज इनटू। बस जो फ्यूजन होता है और जो फ्यूजन होता है तो क्या होता है, लाइटर से हायर में जाता है बाइंडिंग एनर्जी, मतलब लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी में जाता है, और इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी हमारे काम आती है, ठीक है। तो पहले अपन पढ़ते हैं फिशन, कि फिजन में कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो फिजन अपन ऑलरेडी वैसे तो पढ़ चुके हैं कि फिजन में क्या होता है कि अपना जो बड़ा न्यूक्लियस होता है, जैसे 240 वाला न्यूक्लियस है, ठीक है। तो 240 वाला न्यूक्लियस है वो टूट के 120 में जाता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी लो थी, लो से हाई गई तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो क्या होगा देखो, लेट अस टेक 240 ब्रेकिंग इनटू 120, ठीक है। सो 240 का सपोज EBN मतलब न्यूक्लियर एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 है और इसका 8.5 है, तो कितना गेन हुआ 0.9। तो कितने न्यूक्लियन, कितने अपने पास 240 न्यूक्लियन है, तो इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो टोटल इतना मेरे को एनर्जी मिला, ठीक है। सो क्या चीज़ है ये, द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इन फ्यूशन इवेंट फर्स्ट अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट। पहले तो क्या होगा, जैसे वो टूटेगा तो टूट के ये 2 टुकड़े अलग होंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो एनर्जी मैंने बोला ना कि रिलीज होगी, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होगी, ठीक है। जैसे एटम बम में हीट रिलीज होता है, या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है उसमें हीट रिलीज होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, तो उसमें यही सब प्रोसेस होती है। इवेंचुअली ट्रांसफॉर टू सराउंडिंग मैटर अपीयरिंग एज हीट, फिर हीट बनती है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर में विच प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी इन फिजन द इनॉर्मस एनर्जी रिलीज इन एटम बम कम्स फ्रॉम द अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो फ्यूजन में क्या क्या आ गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आ गया और न्यूक्लियर बम का धमाका भी आ गया, ठीक है। देखो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि व्हेन यूरेनियम आइसोटोप इतने थे बम्बार्ड विद न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू 2 इंटरमीडिएट मास न्यूक्लियस। तो आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज फिशन एंड राइट विद एग्जांपल। तो एक रिएक्शन इसमें से याद कर लेना कि इसमें से न्यूट्रॉन टकराया तो पहले ये अनस्टेबल बना, अनस्टेबल बन के फिर ये में डीके हुआ, ये में डीके हुआ और ये निकला इसमें से, ठीक है। सो ये आप दे सकते हो एग्जाम्पल। द सेम रिएक्शन इस ऐसे भी हो सकती है, अलग अलग तरीके से टूट सकती है। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल, एक रिएक्शन जो है वो याद कर देना, ठीक है। नाउ न्यूक्लियर फ्यूजन की बात होगी। फ्यूजन में क्या होता है, छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, वो मिलके क्या बनता है, हैवियर न्यूक्लियर बनता है, उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो इन फर्स्ट रिएक्शन 2 प्रोटॉन कंबाइन टू फॉर्म ड्यूट्रियम एंड पोजिट्रॉन विथ एनर्जी इतने रिलीज, ठीक है। ये जो पोजिट्रॉन होता है वो निकलता है और इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो देखो फॉर फ्यूजन टू टेक प्लेस द 2 न्यूक्लियाई मस्ट कम क्लोज इनफ सो दैट अट्रैक्शन शॉर्टेज न्यूक्लियर इज एबल टू अफेक्ट देम, ठीक है। तो फ्यूजन होने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई, इतना पास आना पड़ेगा कि जो है वो उनको इतना पास आना पड़ेगा कि भाई आपको लाइन बनानी है ना, न्यूक्लियर फोर्स मतलब आपको लाइन बनानी है। तो आपके सामने वाले के बंदे को कब पकड़ पाओगे, जब आपको पास आएगा। तो आपके पास कब आएगा, जब उसके पास एनर्जी रहेगी, तभी तो आप दोनों एक दूसरे के पास आ पाओगे ना, मतलब टकराओगे, भागते रहोगे या जो भी है, मतलब एनर्जी रहेगी तब पास में आओगे, ठीक है। सो वो पास में आने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। द 2 न्यूक्लियर मस्ट कम क्लोज इनफ सो दैट अट्रैक्शन शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स इज एबल टू अफेक्ट देम, ताकि ये फोर्स लागू हो
However, since they are both positively charged particles, they experience Coulomb repulsion. They therefore must have enough energy to overcome this Coulomb barrier. अब क्या है भाई, आप बोलो कि कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होंगे क्यों? क्यों कंबाइन होंगे बताओ? दोनों के पास में प्रोटॉन है, ठीक है, दोनों के पास में प्रोटॉन है, तो दोनों को एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे, ये दोनों कंबाइन थोड़ी होंगे, ठीक है। कंबाइन तब होंगे जब मैं इसको एनर्जी दूँ, इसको एनर्जी दूँ, इतनी एनर्जी दे दूँ कि एक दूसरे के पास में आ जाए, तब कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो तब ये कूलम्ब बैरियर जो है ओवरकम हो जाएगा। सो व्हेन फ्यूजन इज अचीव बाय रेजिंग टेम्परेचर, मैं दोनों का टेम्परेचर बताऊंगा ताकि ये दोनों नाचने लग जाएंगे। Temperature of the system so that particle have enough kinetic energy to overcome the Coulomb repulsion behavior is called thermonuclear fusion, ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर नाम से पता लग रहा है कि आपको मैं हीट कर रहा हूँ, हीट करने के कारण जो है दोनों क्लोज लेके आ रहा हूँ, क्लोज लेने के कारण जो है वो इनमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स डेवलप हो रहा है, उसके कारण जो है वो फ्यूज हो जा रहे हैं, मतलब दोनों एक जो है वो न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। नाउ सी न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, कैसे होती है एनर्जी जनरेशन, एक बार पढ़ लेते हैं। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी आउटपुट इन द इंटीरियर ऑफ स्टार। स्टार में भी ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब एनर्जी हीट के कारण एनर्जी मिलती है, और इस तरीके से जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनते रहता है, ठीक है। तो सन में भी यही हो रहा है, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ सन हैज़ टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर है विच इज़ considerably less than the estimated temperature required for fusion of particle of average energy. Clearly fusion in sun involves proton whose energy are much above the average energy, ठीक है। So the fusion reaction in the sun is multi-step process in which the hydrogen is burned into helium. हाइड्रोजन मिलके क्या बन रहा है, हीलियम बन रहा है। This the fuel in the sun is hydrogen in its core, हाइड्रोजन ऑलरेडी है उसमें जो इसका फ्यूल है। The proton proton cycle by which the occur दिस अकर इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन मिलके एक तरीके से क्या बन रहा है, हीलियम बन जा रहा है। तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी अपने पास सनलाइट के रूप में आ रही है। द फोर्थ रिएक्शन अकर, द फर्स्ट थ्री रिएक्शन मस्ट अकर ट्वाइस, ये तीन रिएक्शन जब तीन बार होती है तो ये रिएक्शन एक बार होती है, ठीक है। इन विच टू हीलियम न्यूक्लियाई यूनाइट टू फॉर्म ऑर्डिनरी हीलियम न्यूक्लियस इफ वी कंसिडर कॉम्बिनेशन दिस विद दैट रिएक्शन इज दिए। ये थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेना, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, एक आधा याद रखो तो ठीक है। द फोर हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म इतने इतने हीलियम एटम विद द रिलीज ऑफ इतने एनर्जी, बस वही है कि हीलियम एनर्जी, हाइड्रोजन जो है कंबाइन होकर हीलियम बनेगा और जो एनर्जी रिलीज होगी विद द अदर पार्टिकल, ठीक है। फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न एनर्जी जनरेशन स्टार में किस तरीके से होती है, देखिए। Helium is not the only element that can be synthesized in the interior of stars. As the hydrogen in core gets depleted, become helium. हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, धीरे धीरे हीलियम बन रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन खत्म हो रही है, सो हाइड्रोजन डिप्लीट हो रही है, बिकम्स हीलियम। द कोर गेट्स कूल, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होकर बाहर निकल जा रही है, तो कोर क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। द स्टार बिगिन टू कोलेब अंडर इट्स ओन ग्रेविटी विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द कोर। अब जब ठंडा होकर क्या होगा, एकदम ठंडा तारा होगा, तो फिर अंदर जो कोर है वो क्या होगा, कोर जो है वो वहीं गर्म रह जाएगा, ठीक है। तो कोर का टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें। इफ़ दिस टेम्परेचर इंक्रीजेज 10.8 के, द फ्यूजन टेक प्लेस अगेन। जब इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या हो, पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। ये टेम्परेचर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या चाहिए, ये वाला थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कोर के अंदर का अंदर मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेक प्लेस अगेन, दिस टाइम हीलियम न्यूक्लिया इंटू कार्बन, हीलियम से क्या बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा। दिस काइंड ऑफ प्रोसेस कैन जनरेट थ्रू फ्यूजन हायर एंड हायर मास नंबर एलिमेंट, इससे बड़ा से बड़ा जो एलिमेंट जो बन सकता है। बट एलिमेंट मोर मैसिव दैन दोज नियर द पीक ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैन नॉट बी पॉसिबल, मतलब पीक कहाँ था, Fe पे था, Fe से आगे वाले नहीं बन सकते, उससे पहले वाले आप बना सकते हो। द एज ऑफ सन इज इतने ईयर, ठीक है। इतना क्यों है, क्योंकि बार बार हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होकर क्या बन रही है, हीलियम। एक टाइम के बाद होगा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, क्या होगा, हीलियम होगा, हीलियम होगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन खत्म होगी तो अभी क्या होगा, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, ये कूल डाउन होगा, कूल डाउन होगा तो इसका कोर गर्म होगा, कोर गर्म हो गया, ये हाइड्रोजन क्या बनेगा, कार्बन में बनेगा। तो ये इतनी हाइड्रोजन है कि इसको ये रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा, इतने बिलियंस, 5 बिलियन साल लगेंगे। एस्टिमेट दैट देयर इज इनफ हाइड्रोजन द सन कैन कीप ऑन गोइंग फॉर अनदर 5 बिलियन, ठीक है। इतनी हाइड्रोजन है कि 5 बिलियन तक तो आराम से चलेगा। द हाइड्रोजन बर्निंग विल स्टॉप एंड देन सन विल बिगिन टू कूल, विल स्टार कोलैप्स अंडर ग्रेविटी विच विल रेज द कोर टेम्परेचर, कोर का टेम्परेचर बढ़ेगा। द आउटर एनवेलप ऑफ द सन विल एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड होगा एंड टर्निंग इन इनटू द रेड जाइंट, ठीक है, एक लाल गोला बन जाएगा सूरज, ठीक है, जब उसके ऊपर जो है वो
बन जाएगा ये, ठीक है। थ्योरेटिकल लास्ट वाला जो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ आपका वो कर्व है, फ्यूजन फ्यूजन है, ये सब चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ये सब वाले ही सॉल्व करने वाले हैं, तो उसको जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। थैंक यू।